अध्याय 356 माफी। जिन लड़कियों पर आरोप लगाया गया उन सभी के चेहरे पर गलत आरोप के भाव थे। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। ये झो सियू ही था जिसने उन्हें बताया कि शेन मियामियान ने कपड़े तो खरीदे लेकिन हेयर टाई नहीं खरीदी। उन्हें धोखा मिलने का डर था, इसलिए वे अन्य छात्रों के साथ एकजुट हो गए। मूल रूप से उन्होंने पहले शेन मियामियान का सामना करने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि शेन मियामियान अभी तक नहीं आया था, किसी ने सीधे प्रिंसिपल के पास जाने का सुझाव दिया और इसके कारण ये दृश्य सामने आया। मामला इस हद तक बढ़ने के बाद उन्होंने झो सियू को भी इसमें खींच लिया। ये झो सियू ही था जिसने कहा कि शेन मियामियान ने कपड़े तो खरीदे लेकिन बाल टाई नहीं खरीदी, इसलिए हमारा मानना था कि शेन मियामियान ने उन्हें नहीं खरीदा। शेन मियामियान के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि झो सियू आज इतनी जल्दी स्कूल पहुंच गया। उसने शुरू से ही परेशानी पैदा करने की योजना बनाई थी। प्रिंसिपल ने भौहें चढ़ा लीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मामला झो सियू से जुड़ा होगा। उन्होंने तुरंत झो सियू को बुलाया। मैंने यह नहीं कहा कि मेरी बहन ने हेयर टाई नहीं खरीदी। मैंने केवल ये कहा कि वह उन्हें घर नहीं लाए। मैंने उस समय उनसे ये भी कहा था कि मेरी बहन शायद उन्हें नहीं खरीद पाए और उनके पैसे वापस कर देगी। यह उनकी अपनी गलतफहमी थी। झो सियू, जिसने पहले से ही अपना रिट्रीट तैयार कर लिया था, अन्य लड़कियों की तुलना में और भी अधिक अन्यायपूर्ण साबित हुई। सौभाग्य से वह चतुर थी, अन्यथा वह इस समय वास्तव में अपनी कब्र खोद लेती। झो सियू की बातें सुनकर लड़कियों के पास अचानक शब्द नहीं बचे। दरअसल झो सियू ने उस समय ये बातें कही थीं, लेकिन ऐसे शब्दों का बहुत आसानी से गलत अर्थ निकाल लिया गया। ये स्पष्ट रूप से झो सियू ही था जिसने उनका नेतृत्व किया था। तो आखिर में वह इतनी मासूम कैसे दिख सकती है? झो सियू की बातें सुनने के बाद प्रिंसिपल को उसमें कोई दोष नहीं मिला। इस मामले के लिए केवल उन कुछ लड़कियों को दोषी ठहराया जा सकता है जिन्होंने सही स्थिति को नहीं समझा और अपने सहपाठियों को उपद्रव करने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत अधिक आवेगी हो गए थे। इतने वर्षों तक प्रिंसिपल रहने के कारण वह चतुर थे। सतह पर झो सियू वास्तव में दोषरहित था, लेकिन वास्तव में क्या वे शब्द वास्तव में झो सियू द्वारा अनजाने में बोले गए थे? एक किशोर लड़की का इस तरह की योजना बनाना अच्छा संकेत नहीं है। उसने झो सियू को पहले जाने देने के लिए चिल्लाया और अपना हाथ लहराया। फिर उन लड़कियों की ओर मुड़ा जिन्होंने हंगामा किया था। आप सभी को इस पर विचार करना चाहिए। बिना जाने समझे दूसरों के मोहरे के रूप में इस्तेमाल न करें। शेन मियामियान ने कुछ भी गलत नहीं किया है। शेन मियामियान से माफ़ी मांगें। इनमें से अधिकांश लड़कियां कनिष्ठ द्वितीय श्रेणी से थीं, और शुरू में उनके मन में शेन मियामियान के प्रति कोई शत्रुता नहीं थी। वे आभारी थे कि शेन मियामियान उनके लिए चीजें खरीदने को तैयार था। जब उन्होंने अचानक सुना कि शेन मियामियान ने कथित तौर पर उनके पैसे हड़प लिए हैं, तो उन्होंने आवेग में आकर कार्रवाई की। अब जब सच्चाई सामने आ गई, तो वे सभी कुछ हद तक शर्मिंदा महसूस करने लगे। इसलिए जब प्रिंसिपल ने उनसे माफ़ी मांगने को कहा तो किसी ने विरोध नहीं किया। शेन मियामियान, हमें खेद है। हमने इसे जानबूझकर नहीं किया। हमने वास्तव में सोचा था कि आपने हेयर टाई नहीं खरीदी है। शेन मियामियान, कृपया हम पर क्रोधित न हों। हमारा वास्तव में आपको निशाना बनाने का इरादा नहीं था। वे सभी किशोर लड़कियां थीं, और झो सियू जैसा षड्यंत्रकारी व्यक्ति दुर्लभ था। ज्यादातर लड़कियां अभी भी बहुत मासूम थीं, इसलिए उनकी माफ़ी विशेष रूप से गंभीर थी। शेन मियामियान को पता था कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई है।
ये धोखा दिए जाने की एक सामान्य प्रतिक्रिया थी, और वह उन पर बिल्कुल भी क्रोधित नहीं थी। वह शालीनता से मुस्कुराई। आप सभी ने सोचा कि मेरे द्वारा आपको धोखा दिया गया है, इसीलिए आपने ऐसा व्यवहार किया। ये ठीक है। अगर यह मैं होती और मैंने अचानक सुना कि मुझे धोखा दिया गया है, तो मैं शिकायत करने के लिए शिक्षक के पास भी जाऊंगी। ये सब एक सामान्य प्रतिक्रिया है। मैं नाराज नहीं हूँ। वह शांत, संयमित और उदार थी, वास्तव में 15 या 16 साल के बच्चे की तरह नहीं। प्रिंसिपल और उपस्थित सभी अध्यापकों ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। ऐसे बच्चे का भविष्य में सफल होना निश्चित था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शहर के बड़े लोग उसका विशेष ख्याल रखते थे। ये कहना होगा, शहर के मुगलों के पास अद्वितीय दृष्टि थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी कम उम्र में उनके पास इतनी संपत्ति हो गई। अध्याय 357 उदारता लड़कियों को। ये देखकर कि शेन मियामियान न केवल क्रोधित नहीं था बल्कि इतनी उदारता से उन्हें माफ भी कर रहा था, उन्हें और भी अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। साथ ही शेन मियामियान के प्रति उनकी धारणा में कुछ हद तक सुधार हुआ। इसके विपरीत झोउ सियू के बारे में उनकी राय बहुत खराब थी। ये झोउ सियू ही था जिसने उन्हें गुमराह किया, लेकिन अंत में झोउ सियू ने खुद को पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा, लेकिन उन सभी के दिलों में झोउ सियू के खिलाफ शिकायतें थीं। चूंकि चीजें स्पष्ट हो गई हैं, आप सभी अपनी कक्षाओं में वापस चले जाएं। मध्यावधि करीब आ रही है और आप सभी को अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रिंसिपल ने बात की और सभी लोग कार्यालय से चले गए। गलतफहमी दूर होने और हेयर टाई खरीदने से सभी का मूड फिर से उज्ज्वल हो गया। एक बार जब वे कार्यालय से बाहर निकल गए, तो उन्होंने माफी मांगने के लिए शेन मियामियान को घेरना जारी रखा। शेन मियामियान, हमें खेद है। हमारा वास्तव में यह मतलब नहीं था। ये झोउ सियू था जिसने हमें गुमराह किया था। शेन मियामियान मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। ये ठीक है, मैंने इसे दिल पर नहीं लिया। अगर यह मैं होता, तो मैं आपसे ज्यादा चिंतित होता। हम छात्रों के लिए पैसे बचाना आसान नहीं है। इस युग में कौन सा परिवार है जिसमें कई बच्चे नहीं हैं? एक बच्चे को स्कूल भेजने में सक्षम होना पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने अपने बच्चों को कोई पॉकेट मनी भी नहीं दी। कौन जानता है कि उन्हें अपनी बचत जमा करने के लिए कितने समय तक बचत करनी पड़ी। उनके लिए चिंतित होना बिल्कुल सामान्य था। मियां, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है। यदि वे होते, तो वे इतने उदार नहीं होते। शेन मियामियान फिर से मुस्कुराया। आखिरकार उसने एक वयस्क की आत्मा को आश्रय दिया और निश्चित रूप से उसके विचार उन छोटी लड़कियों से अलग थे। चूंकि अभी कक्षा का समय नहीं हुआ था, शेन मियामियान ने अपनी नोटबुक में नामों के अनुसार लड़कियों को बाल बांध दिए। जिन लड़कियों को हेयर टाई मिली वे खुशी से उछल पड़ीं। उन्हें लगा कि एक पैसे में ऐसी वस्तु पाना बहुत बड़ी बात है, खासकर जब से इसे शहर से खरीदा गया था। इसे अपने दोस्तों के सामने पहनकर उन्हें विशेष गर्व महसूस हुआ। मियामियान, झोउ सियू के ये कहने का क्या मतलब है कि तुम बाल टाई वापस नहीं लाए हो? हर कोई थोड़ा उत्सुक था क्योंकि झोउ सियू ने सीधे उनका सामना करने की हिम्मत की, जिसका मतलब था कि शेन मियामियान वास्तव में बाल टाई घर वापस नहीं ले गया था। तो बालों के बंधन कहाँ गए? शेन मियामियान ने असहायता से कंधे उचकाए। मेरी माँ मुझ पर दया नहीं करती है। वह आमतौर पर मेरे प्रति काफी कठोर होती है। उसके स्वभाव के अनुसार, अगर वह जानती थी कि मैं दूसरों के लिए चीजें खरीद रहा हूँ, तो उसके विचार निश्चित रूप से कुटिल होंगे। इसलिए मैंने सामान घर ले जाने की हिम्मत नहीं की। रोते हुए बच्चे को कैंडी मिलती है, और वह इस सिद्धांत को समझ गई।
झो सियू की चमकदार छवि को उजागर करने के लिए चुपचाप कष्ट सहने का विचार कुछ ऐसा था जो वह कभी नहीं करेगी। ये सुनकर लड़कियों को अचानक स्कूल के आसपास की अफवाहें याद आ गईं और वे शेन मियामियान के प्रति सहानुभूति महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकीं। ये पता चला कि शेन मियामियान लड़कियों के लिए उन्हें सुरक्षित रखने के लिए सामान घर नहीं ले गया। फिर भी उन्होंने उसे गलत समझा, जो वास्तव में अक्षम्य था। सभी ने एक बार फिर खेद व्यक्त किया और शेन मियामियान बाल टाई बांटने का बहाना बनाकर जल्दी से चला गया। कक्षा में छात्रों को केवल ये पता था कि शेन मियामियान को पैसे की धोखाधड़ी के मुद्दे पर कार्यालय में बुलाया गया था। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके बाद क्या हुआ। झो सियू भी कार्यालय गई, लेकिन जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा, जिससे सभी असहज हो गए। शेन मियामियान को वापस आते देख जिन लड़कियों ने हेयर टाई का ऑर्डर दिया था, वे उत्सुकता से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गईं। शेन मियामियान, हर कोई कहता है कि तुमने हमें पैसों के लिए धोखा दिया है। क्या ये सच है? उद्धरण चिन्ह। क्या तुमने सचमुच हमारे पैसे का उपयोग कपड़े खरीदने के लिए किया? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान, हमने अपनी ओर से खरीदने के लिए आप पर भरोसा किया। आप ये कैसे कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। सभी के संदेहों का सामना करते हुए शेन मियामियान ने शांति से एक बार फिर अपने बैकपैक से बाल टाई निकाली और अपने कार्यों से सब कुछ साबित कर दिया। सवाल पूछने वाली लड़कियों के चेहरे एक समान लाल हो गए। अध्याय 358। कुटिल व्यापारी। शेन मियामियान ने अपनी नोटबुक में सूचीबद्ध नामों और मात्रा के अनुसार बाल संबंधों को वितरित किया और जिन लड़कियों ने उन्हें प्राप्त किया वे अपनी सीटों पर लौट आईं और बाल संबंधों को ऐसे पकड़ लिया जैसे कि वे खजाने हों। जिस लड़की ने पहले शेन मियामियान पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, उसने अपना सुर बदल लिया है। उसने निहित अर्थ के साथ कहा, कुछ लोग बाल टाई खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, इसलिए वे जानबूझकर आपके नाम मियामिया को बदनाम करते हैं। हम लगभग पहले ही इसके चक्कर में पड़ चुके थे। पागल मत होइए। ये ठीक है, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, शेन मियामियान ने सहज और उदार मुस्कान के साथ उत्तर दिया। सभी को शेन मियामियान और भी अधिक पसंद आया। वह क्षुद्र या घमंडी नहीं थी। 3 विषयों में टॉप करने के बावजूद उसका साथ मिलना आसान था। अगर किसी को कोई समस्या थी जो उन्हें समझ में नहीं आ रही थी, तो उन्हें बस उससे पूछना था। वह धैर्यपूर्वक समझाती थी और कभी भी कमजोर छात्रों को हेय दृष्टि से नहीं देखती थी, न ही किसी को निशाना बनाती थी या गुट बनाती थी। इसलिए हर कोई उसकी मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे और अधिक पसंद करने लगा। कक्षा की घंटी बजी और तभी लड़कियां अंततः तितर-बितर हो गईं। लू सियुआन थोड़ा हैरान हुआ। क्या आपने कई अन्य हेयर टाई भी नहीं खरीदी? उन सभी को एक ही बार में क्यों नहीं बेच दिया? उद्धरण चिन्ह। तुम्हें ये समझ नहीं आया, है ना? शेन मियामियान ने आंटी जैसी मुस्कान प्रकट की। अगर मैं उन्हें अभी हटा दूं और हर कोई अपने स्ट्रॉबेरी स्टड को अन्य शैलियों के लिए बदल दे, तो क्या होगा? वे आइटम कुछ दिनों में सामने आ जाने चाहिए। वैसे भी उसने इससे बहुत अधिक धन कमाने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वह बेचने की जल्दी में नहीं थी। निस्संदेह वह हेयर टाई को बिना बिके नहीं रहने देगी। चतुर व्यापारी। लू सियुआन ने अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करते हुए बड़बड़ाया। शेन मियामियान, जब वह छोटी थी, उसके पास किसी भी अन्य की तुलना में अधिक चालें थीं। बिना कपट के कोई व्यापारी नहीं होता। शेन मियामियान ने विनम्रता का दिखावा किए बिना चतुर व्यापारी की उपाधि स्वीकार कर ली। अब जब उसने बालों की टाई दे दी थी, तो उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि झो सियू उसके बैकपैक को खंगाल रही है।
उसने उनमें से बाकी सब वहां संग्रहित कर लिया था। गुरुवार को शेन मियामियान ने चुपचाप स्कूल में एक अलग स्टाइल की हेयर टाई पहनी, जिसने एक बार फिर से सनक पैदा कर दी। इस स्टाइल को बेचने के बाद उसने एक और हेयर टाई अपना ली। इसलिए स्कूल पहुंचने पर हर किसी ने सबसे पहला काम शेन मियामियान के बालों की टाई की जांच करना किया। वह स्कूल के फैशन के लिए एक ट्रेंडसेटर बन गई थी। केवल एक सप्ताह से कुछ अधिक समय के भीतर उसने शहर से लाई गई सभी हेयर टाइज बेच दीं। फिर उसने कुछ हेयर क्लिप का स्टॉक कर लिया। प्रत्येक स्टाइल सरल और किफ़ायती था, जो छात्रों के बजट के भीतर था। झो सियू ने शेन मियामियान को अधिक से अधिक लोकप्रिय होते देखा, बेहद असहज महसूस किया और केवल ये सोचकर खुद को सांत्वना दे सकती थी कि शेन मियामियान का सुर्खियों में रहने का क्षण लंबे समय तक नहीं रहेगा। आखिरकार परीक्षाएं आ रही थीं, और चाहे वह कितनी भी लोकप्रिय क्यों न हो, वह हाई स्कूल में प्रवेश नहीं ले पाएगी। जब हे नान से स्टोरफ्रंट ढूंढने के बारे में कोई खबर नहीं मिली तो 10 दिन से अधिक समय बीत गया। लू सियुआन धीरे धीरे चिंतित हो गया। इतना समय हो गया, क्या बिग ब्रदर हमें जगह ढूंढने में मदद करना भूल गए हैं? क्या हमें उनसे दोबारा पूछना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। यह आवश्यक नहीं होगा, शेन मियामियान ने आत्मविश्वास से अपना सिर हिलाया। अगर बिग ब्रदर ने वादा किया है तो वह हमारी मदद करेगा। वह शायद हाल ही में बहुत व्यस्त है। चलो थोड़ा और इंतजार करें। हम वैसे भी 1 या 2 दिन की जल्दी में नहीं हैं। आप ऐसे बात करते हैं जैसे आप उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लू सियुआन ने उदास होकर कहा। और किसी कारण से वह ये देखकर परेशान हो गया कि शेन मियामियान बिग ब्रदर हे पर कितना भरोसा करता था। भले ही वह खुद बिग ब्रदर की बहुत प्रशंसा करता था, लेकिन शेन मियामियान को और भी अधिक प्रशंसा करते देखकर वह बेवजह असहज हो गया। वह जिस नतीजे पर पहुंचा वह ये था कि नान ने उसकी तुलना में शेन मियामियान के प्रति जो बेहतर व्यवहार दिखाया, उससे उसे ईर्ष्या हो रही थी। यही उनका आदर्श था, इससे पहले कि वे ये जानते। शनिवार आ गया, और जब शेन मियामियान और लू सियुआन ने सब्जियां बेचना समाप्त कर लिया और वापस जाने वाले थे, हे नान, जिसे उन्होंने आधे महीने से नहीं देखा था, अचानक उनके सामने आ गया। अध्याय 359 में काफी मेहनत लगी, भाई। वह उसे देखकर शेन मियामियान और लू सियुआन बहुत खुश हुए। वे दोनों जानते थे कि भाई की अचानक यात्रा दुकान की जगह के संबंध में होगी और कुछ विकास होना चाहिए। पिछली घटना के बारे में सोचते हुए शेन मियामियान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन ये देखकर कि हे नान इसे भूल गया था, वह धीरे धीरे शांत हो गई। जैसा कि उन्होंने सोचा था, हे नान ने खुशियों की परवाह नहीं की और पूछा कि क्या उन्होंने अपना माल बेचना पूरा कर लिया है। यदि हाँ, तो उन्हें दुकान की जगह की जांच करने के लिए उसके साथ जाना चाहिए। शेन मियामियान और लू सियुआन ने तुरंत अपनी बैलगाड़ी चलाई और उसका पीछा किया। दुकान का स्थान उनके वर्तमान स्थान से बहुत दूर नहीं था, सब्जी बाजार से लगभग 30 मीटर दूर, सड़क के किनारे, एक असाधारण स्थान। ये लगभग 50 वर्ग मीटर का था, जो एक छोटे सुपरमार्केट के लिए बहुत उपयुक्त था। शेन मियामियान को ये बहुत पसंद आया। शेन मियामियान ने पहले ही इस स्थान पर ध्यान दिया था, लेकिन जहां तक वह जानती थी, मालिक विदेश में था और इसे किराए पर देने की उसकी कोई योजना नहीं थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हे नान इसे सुरक्षित करेगा। इसके अलावा उसे पहले ही चाबियां मिल चुकी थीं। कार्यकुशलता ऐसी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसकी आंखों में चमक देखकर हे नान की आंखों में मनोरंजन की झलक झलक गई। किराया 1 साल के लिए 300 रुपये है। मैंने आपके लिए 3 साल का अनुबंध किया है और किराया पूरा चुकाया गया है।
मैंने आपके लिए पैसे पहले ही तैयार कर दिए हैं, इतनी अच्छी जगह के लिए। शेन मियामियान ने सोचा था कि किराया कम से कम 50 युआन प्रति माह होगा, लेकिन यह औसतन प्रति माह केवल 20 युआन से थोड़ा अधिक था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि भाई ने उन्हें 3 साल के पट्टे पर हस्ताक्षर करने में मदद की थी, जो उसके हाई स्कूल पूरा होने तक चलेगा। उसकी आंखें अर्धचंद्राकार चमकती हुई मुड़ गईं। लू सियुआन भी बहुत उत्साहित थी। उसने कहा, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कल पैसे वापस कर दूंगा। मम्मा, ये जानते हुए कि दोनों ने कुछ पैसे बचाए हैं और किराया वहन कर सकते हैं, हे नान ने उनके लिए जगह किराए पर ली थी। इसलिए जब उसने सुना कि वे कल पैसे वापस कर देंगे, तो उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। भाई, आपने इस दुकान की जगह को सुरक्षित करने में बहुत प्रयास किया होगा, है ना? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भाई हे की ओर से आधे महीने तक कोई खबर नहीं आई। वह इस स्टोर में व्यस्त रहा होगा। प्रारंभ में हे नान कहना चाहता था कि यह ठीक है, लेकिन जो शब्द उसके होठों तक पहुंचे वे बदल गए। हाँ, इसमें काफी प्रयास करना पड़ा। ये सुनकर लू सियुआन को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। भाई वह उनके मामलों में व्यस्त था, और फिर भी उसे संदेह था कि भाई वह इसके बारे में भूल गया था। अपना आभार व्यक्त करने और खेद व्यक्त करने के लिए उन्होंने हे नान को दोपहर के भोजन के लिए उनके साथ आने के लिए आमंत्रित किया, और हे नान ने मना नहीं किया। वे तीनों सीधे पास के एक छोटे रेस्तरां में गए। मेजबान के रूप में लू सियुआन ने उदारतापूर्वक 4 व्यंजन और एक सूप का ऑर्डर दिया। हे नान अपने भोजन के बारे में नखरेबाज नहीं था, और व्यंजन लू सियुआन और शेन मियामियान के बीच चर्चा के बाद चुने गए थे। भोजन परोसे जाने की प्रतीक्षा करते समय हे नान ने उनकी योजनाओं के बारे में पूछा। आखिरकार लू सियुआन सिर्फ 16 साल का बच्चा था और उसे पुनर्जन्म का कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि कहाँ से शुरुआत करनी है। उनकी तुलना में शेन मियामियान के पास बहुत सारे विचार थे। वह पीछे नहीं हटी और अपने विचार खुलकर साझा किए। हमने तय कीमतों पर सब्जियां बेचने के लिए एक डिलीवरी व्यक्ति और स्टोर का प्रबंधन करने के लिए 2 लोगों को नियुक्त करने की योजना बनाई है। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक छोटे पैमाने का सब्जी सुपरमार्केट था। शुरुआत में वह स्टोर का प्रबंधन करने के लिए केवल एक व्यक्ति को काम पर रखना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि एक व्यक्ति सब कुछ संभालने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसलिए उसने सब्जियों की व्यवस्था में मदद करने के लिए एक और व्यक्ति को काम पर रखने का फैसला किया। शनिवार और रविवार को वह मदद कर सकती थी, जिससे कर्मचारियों को सप्ताहांत की छुट्टी मिल सके। शेन मियामियान की बातें सुनने के बाद हे नान की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। वह लगभग 5 सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने उसकी ओर देखा और हल्के से पूछा, क्या तुमने ये सब स्वयं सोचा था? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह भूल गई थी कि उसकी उम्र को देखते हुए उसे इतना ज्ञान नहीं होना चाहिए था। अध्याय 360। क्या बाई डरी हुई है? जैसे ही गर्मियां शुरू हुईं, मौसम गर्म हो गया और रात में मच्छरों के कारण सोना मुश्किल हो गया, जिससे पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया। झो सियू को ठीक से अध्ययन करने में मदद करने के लिए झो लैनफेंग ने टीवी देखना भी बंद कर दिया, और हर रात वह अपनी बेटी को हाथ के पंखे से तब तक हवा देती रही जब तक कि सियू सो नहीं जाती। फिर अंत में अपने कमरे में वापस चली जाती। इस तरह 10 से अधिक दिनों के बाद झो लैनफेंग का वजन कम हो गया था। उसके गाल खोखले हो गए थे। कुछ महीनों में वजन बढ़ने के कारण शेन मियामियान भी थोड़ी पतली हो गई थी, लेकिन वह काफी लंबी हो गई थी।
ये सिर्फ झो सियू थी जिसका वजन कम नहीं हुआ और उसका चेहरा भी थोड़ा गोल दिखने लगा। जैसे जैसे हाई स्कूल की परीक्षाएं नजदीक आती गईं, काम का बोझ बढ़ता गया। पढ़ाई दिन ब दिन तनावपूर्ण होती गई और लगभग कोई खाली समय नहीं बचा। जब भी ली क्यूमी की कक्षा होती थी, वह कक्षा के बाद उनके सारे खाली समय पर एकाधिकार कर लेती थी। घंटी बजने से पहले ली क्यूमी शिक्षक के कमरे में रुकी और कभी नहीं निकली, जिससे चेन जी बहुत परेशान हुई। हालांकि वह उसके बारे में कुछ नहीं कर सका, क्योंकि ली क्यूमी होशियार हो गई थी। उसने कभी भी चेन जी के शिक्षण समय का अतिक्रमण नहीं किया। हमेशा चेन जी के कक्षा में प्रवेश करने से ठीक पहले निकलने का प्रबंधन करती थी। हालांकि प्रिंसिपल को ये भी पता था कि ली क्यूमी की हरकतें सही नहीं थीं। उनकी हालिया कम प्रोफाइल को देखते हुए और इस विश्वास के साथ कि वह छात्रों के हित में काम कर रही थीं, और उनके वर्षों के शिक्षण को देखते हुए उन्हें अभी भी कुछ चेहरा दिया गया था, इसलिए उसके व्यवहार को मौन स्वीकृति दे दी गई। उसकी पीठ पीछे छात्र अक्सर शिकायत करते थे कि ली क्यूमी वास्तव में एक शैतान थी। उन्हें न सिर्फ पढ़ाई के लिए बल्कि थोड़ी जगह की भी जरूरत थी। पढ़ाई का दमनकारी माहौल उन्हें मुश्किल से सांस लेने देता था। इन दिनों हर कोई मिनट दर मिनट समय की गिनती करता रहता था। पलक झपकते ही हाई स्कूल की परीक्षा आने से 2 दिन पहले झो सियू अपना बैग कंधे पर उठाकर दरवाजे पर खड़ी हो गई और झो लैनफेंग के उसे स्कूल ले जाने का इंतजार करने लगी। तभी उसने चाची लियू और दूसरे गांव की एक महिला को दरवाजे पर बातें करते हुए देखा। झो सियू ने शुरू में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वह झो लैनफेंग से आग्रह करने वाली थी, उसने अचानक महिला को ये कहते हुए सुना, ये सौभाग्य की बात है कि आपकी एरनी की जूहेयांग से सगाई नहीं हुई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सुना है कि उसे लगभग 10 साल की सजा सुनाई गई है। जूहेयांग को गिरफ्तार कर लिया गया है। आंटी लियू स्तब्ध रह गईं। ये कब हुआ? उसे गिरफ्तार क्यों किया गया? उद्धरण चिन्ह। ये साल की शुरुआत से कुछ है। ऐसा लगता है कि यह मानव तस्करी के लिए था। सजा सुनाए जाने तक खबर शांत रखी गई। फिर सभी को पता चला। उसके साथ अक्सर देखे जाने वाले 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। जाहिर तौर पर शहर की सरल स्वभाव वाली लड़की की उनके द्वारा तस्करी की गई थी। लेकिन यह अभी भी अज्ञात है कि कहाँ है। वह अभी तक नहीं मिली है। जिन लोगों की तस्करी की जाती है, यदि वे बदकिस्मत हों, तो उन्हें कई बार बेचा जा सकता है, और जो लोग आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। यदि संयोग से मिल भी गए, तो हो सकता है कि उनके पहले से ही किसी अन्य परिवार के घर में कई बच्चे हों, और उनमें से अधिकांश वापस नहीं लौटते। मैंने सोचा कि वह सिर्फ आलसी था और उसके माता पिता मूर्ख थे। मुझे कभी संदेह नहीं हुआ कि वह तस्करी में शामिल हो सकता है, चाची लियू ने कांपते हुए कहा। ये लानत लोग। भगवान का शुक्र है कि मेरी एरनी उसके साथ नहीं गई। झो सियू स्तब्ध रह गया। उसके बाद जो कुछ हुआ वह उसे सुनाई नहीं दे रहा था। जूहेयांग मानव तस्करी के आरोप में जेल गई। ध्यान से सोचने पर समयरेखा उस अवधि से मेल खाती है जब शेन मियामियान के साथ घटना हुई थी। इसलिए मियामियान उस भाग्य से बच गया था क्योंकि हेयांग को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या वह पिछले कुछ महीनों से अनावश्यक रूप से चिंता कर रही थी? शेन मियामियान को निश्चित रूप से इसके बारे में बहुत पहले से पता था और उसने जानबूझकर उसका मजाक उड़ाने के लिए इसे उससे दूर रखा था। सियू, तुम किसके लिए जगह बना रहे हो? झो लैनफेंग ने साइकिल को घर से बाहर धकेल दिया और झो सियू को वहीं खड़ा देखकर उत्सुकता से उससे आग्रह किया। आमतौर पर ये भतीजी ही थी जो उसे जल्दी आने के लिए उकसाती थी।